चलिए फिर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, सबसे पहले बेटा हम सब ये समझ लें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है ना, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हम लोग चल के आए हैं बायोमॉलिक्यूल पढ़ने, क्या जरूरतें हैं इस चैप्टर को पढ़ने की और हमारे लिए इसकी रेलेवेंसी कितनी है, ये चीज हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, अगर हम इन सब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम सब एक, जितने भी क्लास में हम सब लोग हैं, हम एक लिविंग सिस्टम है ना, हम एक लिविंग बॉडी हैं। और अगर हम एक लिविंग बॉडी की तरह काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी बनी हुई है कुछ ऑर्गन सिस्टम से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ऐसे बहुत सारे बॉडी सिस्टम से हमारी बॉडी बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से एसोसिएटेड हैं या उनसे बने हुए हैं। ऑर्गन के भी अंदर हम चलें तो हम अगर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गन किससे बने हुए हैं तो हमें पता चलता है कि वो टिश्यूज से बने हुए हैं। फिर जब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टिश्यूज होते क्या है तो हमें पता चला कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल ही एग्रीगेट करके आपस में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग सिस्टम की या लिविंग बॉडी की, वो क्या हो सकती है, एक लिविंग सेल हो सकती है। लिविंग बोलना इंपॉर्टेंट है। तो एक लिविंग सेल होती है। अब एक, अगर हम लिविंग सेल के बारे में चलें, बहुत सारे बच्चे इसमें जेई के भी आएंगे, है ना, वो लेक्चर कहीं ना कहीं सुनेंगे, देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों को भी ये चीजें समझ में आए, क्योंकि और मुझे बहुत ज्यादा उस बायोलॉजी में चलना भी नहीं है। ठीक है, बताने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है इस चैप्टर में, लेकिन मुझे थोड़ा सा बच के निकलना पड़ेगा उस तरफ से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक सेल की, है ना, एक लिविंग सेल की बात करें तो एक लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी सेलुलर रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसे हम एक वर्ड में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये दो तरह की रिएक्शंस से मिलके बना होता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कैटाबॉलिज्म होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल्स होती हैं। कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। और एनाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, या हम दूसरे टर्म में बोले तो एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये टोटल सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज कंबाइंडली नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारी जो एक लिविंग सेल है, उस लिविंग के सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ चलती रहती हैं। कोई पूछे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहां चलती हैं तो हम बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में चलती हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो न्यूक्लियस में भी होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। ये एक छोटी सी बात हो गई। फिर अब ये सवाल आता है कि जो सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस हैं वो किस तरह की रिएक्शंस हैं। वो लिविंग रिएक्शंस हैं, वो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, है ना, वो एक लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली रिएक्शंस हैं। अब फिर ये सवाल आता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्या क्या बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक रिएक्टेंट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक रिएजेंट होना चाहिए जो उस रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक कराने में हमारी हेल्प करे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जब एक रिएक्टेंट पर एक रिएजेंट काम करेगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो किसी भी लिविंग सेल में हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, रिएजेंट होने चाहिए, जिनका की प्रोडक्ट हमें मिलेगा और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होंगी वो आगे प्रोसीड करेंगी। अब सवाल यह आता है कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये क्या होने चाहिए, या एक लिविंग सेल के अंदर वो रिएक्टेंट्स आखिर में है क्या। तो बेटा वो जो लिविंग सेल के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो दोनों चीजें, है ना, जो कंज्यूम हो रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं, या जो किसी भी तरह से हमें मिल रहे हैं, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत तरह के एग्जांपल्स आते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गई, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, बहुत तरह के एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए जिसमें डीएनए और आरएनए की बात हम लोग करेंगे, है ना। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस या बायोमॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमें दिखाई देंगे। ठीक है, जिन्हें हम एक साथ बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। देखा जाए बेटा तो पूरे के पूरा जो हमारा लिविंग सिस्टम है वो इसी बायोमॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अगर बायोमॉलिक्यूल नहीं है तो किसी भी सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है।
अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है तो ना तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ना तो एनर्जी कंजम्पशन होगा, और इस तरह से कोई भी सेल ना तो ग्रोथ कर सकती, ना डेवलपमेंट कर सकती है, और ना ही वो किसी तरह से फंक्शनल हो सकती है या किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती है ना। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये समझ लें कि आज का ये जो चैप्टर है सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और हम करेक्ट करके 4 मार्क्स गेन कर लेंगे, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगर मुझसे कोई पूछे तो पूरा का पूरा जितना बायोलॉजी पढ़ते हो, है ना, उस बायोलॉजी का जो सबसे फंडामेंटल चैप्टर है वो बायोमॉलिक्यूल है। बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे इसमें जो जानते होंगे कि आपने इवोल्यूशन नाम का कोई चैप्टर पढ़ा है। इवोल्यूशन में आपने देखा है कि जो किसी भी लिविंग बॉडी की या किसी भी लिविंग सिस्टम का जो ओरिजिनेशन हुआ है, जब कोई लिविंग सिस्टम पहली बार पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ या बनना शुरू हुआ, तो जो सबसे बेसिक पॉइंट आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि पहले ए सेलुलर फॉर्म आया, फिर सेलुलर फॉर्म आया, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता होता आज जाकर के हम जैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ पे होमो सैपियंस, और आने वाली जनरेशन होमो सैपियंस सैपियंस के नाम से जानी जाएगी, है ना। कहने का मतलब सबसे फंडामेंटल पॉइंट यही है। जितने भी बहुत सारे आपने शुरुआत में एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, वहां से लेकर के सबसे पहले इन्हीं सब चीजों की डिस्कवरी हुई, है ना। तो हमें सबसे पहले जो मिले वो छोटे छोटे सबस्टेंस, और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो गए हमारे, ये किसी भी लिविंग सेल के, लिविंग सिस्टम के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं। इनके बिना ना तो आप किसी लिविंग सिस्टम की परिकल्पना कर सकते हो, ना उनके बारे में सोच सकते हो, और ना ही ऐसा कोई लिविंग सिस्टम हो सकता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर हमारे लिए नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो चलिए इस चैप्टर के अपन लोग स्टार्ट करते हैं। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी व्हिच लीड्स टू लाइफ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइन एनसीईआरटी में दी गई है कि ये एक हार्मोनियस रिएक्शन है, सिंक्रोनस रिएक्शन है। सिंक्रोनस मतलब साथ साथ चलने वाली रिएक्शन है, और आप उसमें प्रॉपर एक हार्मोनियस मतलब हार्मोन्स नहीं, मतलब प्रॉपर आप ऐसा देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के बीच में, और जो कि आपको एक लाइफ प्रोवाइड करती है। तो बायोमॉलिक्यूल का हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है बेटा, वो कहीं कहीं बढ़कर है ना। अब सबसे पहले जैसे कि अपनी आदत है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। बिना इन चैप्टर्स को, बिना इन पॉइंट्स को समझे हम लोग चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे तो हम कदम कदम पर लड़खड़ाएंगे, परेशान होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे पहला फंडामेंटल्स हमारे पास कायरल कार्बन क्या होता है। तो देखो हम सभी जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 वैलेंसी होती है। किसी भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं, हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है। अगर ये चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, डिफरेंट डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हो, तो इन्हें हम, इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे या कायरल सेंटर बोलेंगे, और इस पूरे कंपाउंड को कायरल कंपाउंड बोलेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने यहां पर एक CH3 ले लिया, ठीक है, यहां पर H ले लिया, यहां पर OH ले लिया हमने, और यहां पर COOH ले लिया। आप देखेंगे कि इस कार्बन से जुड़े जो चारों के चारों ग्रुप हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, है ना। तो उन ग्रुप के नाम क्या हैं, एक आप देख सकते हैं यहां पर, एक तो CH3 हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा OH हो गया, और चौथा COOH ग्रुप हो गया। अगर किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं, है ना, जो उससे लाइगेटेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो उन्हें हम कायरल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कायरल कार्बन, और इसे हम स्टार दिखा करके रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल आता है कि कायरल वर्ड कहां से आया। कायरल वर्ड आया बेटा एसिमेट्रिकल से। कहां से आया है, एसिमेट्रिकल से, ठीक है। और कायरल वर्ड एक्चुअल में ग्रीक, अगर हम ग्रीक टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करें, यूज करें, और हम समझने की कोशिश करें, तो हमें दिखेगा कि ये हमारे लेफ्ट और राइट हैंड को कहीं ना कहीं एग्जांपल में लेकर के पहली बार कायरल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप सब देख रहे होंगे कि एक लेफ्ट हैंड है, आप अपने अपने हाथों में देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका ये राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। आप यहां पे एक मिरर, आप फील करिए, यहां पे एक मिरर है, तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड का क्या है, एक मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप अपने इस लेफ्ट हैंड को उठा करके राइट हैंड पे, या राइट हैंड को उठा करके लेफ्ट हैंड के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, जिसे हम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे, तो ड्यूरिंग दिस सुपर इंपोजिशन हमें यह दिखेगा कि दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज या ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं।
इस तरह के मॉलिक्यूल्स का जो सम होता है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहां से आप ये इजिली देख सकते हैं। ए कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इनका मतलब होता है सिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। जैसे देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड हटा दिया हमने क्या रख लिया? एक ऐसे बॉटल ले ली या कोई ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया। अब आप देखेंगे ये मिरर इमेज तो है, साथ में ये देखो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज ऐसे हो गए कि आपको सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख ही नहीं रहा है। तो ए कायरल का मतलब सिमेट्रिकल और कायरल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल, है ना? तो हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए। अब हमारे पास देखिए यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, इस चीज को पहचान सकते हैं कि आप कायरल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। मैंने आपसे बता दिया बेटा कि अगर आपके पास एक कोई कार्बन होगा, है ना, क्या होगा? आपके पास कोई कार्बन होगा और कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो आप इसे क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी मिरर हो गया यहां पर जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास यहां पे कुछ कायरल कंपाउंड्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं और हमने ये एग्जांपल रेलेवेंट एग्जांपल्स चूज किए हैं जो कि आपको बायोमॉलिक्यूल में यूज होने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, है ना, जो एग्जांपल होती हैं कायरल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो यहां पर आप ड्रग्स देख सकते हैं। सुगर्स ऐसी बहुत सारी होती हैं, अमाइनो एसिड्स, डीएनए और एंजाइम। अभी आप सबने बहुत सारा ये कोरोना वायरस में आपने एक यूज किया होगा मेडिसिन, आप सब ने लगभग सुना ही होगा लीवोसिट्रिजिन के नाम से, है ना। लीवोसिट्रिजिन नाम की जो मेडिसिन है बेटा, उसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है? लीवो। ये लीवो जो वर्ड है ये लाइट के रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे तो उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन किसी प्लेन पोलराइज्ड ऐसी जाती हुई लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा दे तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीवो वर्ड जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसीलिए उसका नाम लीवोसिट्रिजिन रखा गया। फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डेक्स्ट्रोज के नाम पढ़ा होगा, है ना, डेक्स्ट्रोज का नाम पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रोज एक्चुअल में ग्लूकोज होता है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, डेक्स्ट्रोज एक उसी का फॉर्म होता है। तो ये जो डेक्स्ट्रोज है इसकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखनी होगी, मतलब ये भी उसी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स आने वाले हैं जो सच में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी जिनकी पढ़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, वो ये है कि आइसोमेरिज्म, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो उसमें किस किस तरह के नॉमेनक्लेचर का हम इस्तेमाल करते हैं। आपके रिसेंटली नीट के एग्जाम में इराइथ्रोज थ्रियोज वाला ये एग्जाम्पल आ चुका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके नीट के एग्जाम में आ चुका है, इराइथ्रोज और थ्रियोज वाला। डी और एल वाला, आर एस आता रहता है, डीएल आता रहता है। स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और स्मॉल एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी, है ना। और ये दोनों तरह के नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है। आप कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके डेक्स्ट्रो या लीवोरोटेटरी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए पोलरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो पोलरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट ये बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन लाइट को कितने डिग्री रोटेट कराता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस लिख देंगे। सिंपल क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे। ठीक है, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी या सिंपल माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये तो स्मॉल डी स्मॉल एल का सिस्टम हो गया, हमें बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना है इसलिए, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। दूसरा है आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम यहां पढ़ने की चीज नहीं है। ठीक है, अगर हम उसमें चले तो बायोमॉलिक्यूल फिर छूट जाएगा हमारा। ये चीज आइसोमेरिज्म में पढ़ने की बात है, और अगर किसी को नहीं आता है तो बता देना आप लोग, है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना या नेक्स्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो आरएस सिस्टम पे भी बना देंगे। अगला है अपने पास डीएल सिस्टम। ये और ये आज इसी क्लास में यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम क्या होता है। अगेन बेटा मैं बता दूं कि कैपिटल डी कैपिटल एल ये चीजें लाइट के रोटेशन से बिल्कुल मतलब नहीं रखती हैं। इनका कोई लिंक ही नहीं है कि ये लाइट के रोटेशन को डोनेट करें, ठीक है, किसी भी तरह से बताएं। ये बात याद रखना, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डी एंड एल एंड दियर ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ओके, सिंपल एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमने डेवलप किया। और डेवलप कैसे किया, ध्यान से देखना बेटा, ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक कार्बन ले लिया हमने, ऊपर CHO लगा दिया, नीचे हमने CH2OH लगा दिया, इधर हमने OH लिखा और इधर H लिखा। ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमने इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया। क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। और अगर हमने कहा कि OH अगर राइट हैंड साइड और H अगर लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये हमने पहले से मान रखा है, इसलिए रेफरेंस लेने के लिए, तो हमने यहां रेफरेंस लेने के लिए इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड मान रखा है। अब अगर देखो हमने क्या बोला, OH कहां चाहिए बेटा अपन को, OH चाहिए राइट हैंड साइड, H चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे हम कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, जैसे OH और H, देखो OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड और H आ गया राइट हैंड साइड, इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल L ग्लिसरल्डिहाइड, है ना। अब हम आगे हमारे पास ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, मैनोज आएगा, ठीक है, रेफिनोज आएगा, बहुत सारे हमारे पास सुगर्स आएंगी जिनको हम कैपिटल डी कैपिटल एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है बेटा, चलो फिर उनको भी देख लेते हैं। अब उनको देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा दूं। सपोज दैट हमारे पास, जैसे अभी ये प्रॉब्लम क्या होगी कि आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको मैं अभी सॉल्व कर लूं। सपोज दैट हमारे पास बेटा ऐसे बहुत सारे है ना ग्रुप लगे हुए हैं, और यहां पर मान लो कुछ भी है, CH3 है मान लो, ठीक है, यहां पर OH है, H है, यहां पर OH है, H है, यहां पर भी OH है, H है, और यहां पर CH2OH है। ठीक है, अब आपको इसमें कैपिटल डी कैपिटल एल बताना है, रिप्रेजेंट करना है या सोचना है कि कहां होगा। तो पहले आप ये देख लेना कि यहां पर देखो बेटा, ये कार्बन जो है ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हों। ठीक है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है। 3 कायरल कार्बन है इस गिवन कंपाउंड में। अगर जब मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल डी कैपिटल एल बताना है आपको, तो आप सबसे पहले कोई भी ऊपर का कार्बन छोड़ दो, सबसे पहले सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन पे चलो। सीधा सीधा कहां चलना है, सबसे जो लोवेस्ट कायरल कार्बन है उस पे चलना है। क्लियर, और उस पे देखना है कि OH कहां है, H कहां है। तो हम बोलेंगे यार OH तो राइट हैंड साइड है और H तो लेफ्ट हैंड साइड है। अरे भाई ऐसा कहां होता था, बताओ बताओ कहां होता था ऐसा, कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड में। और जब ये कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड में होता था तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, डी फॉर्म बन गया। अच्छा, ये ग्लिसरल्डिहाइड नहीं है, ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला तो वही था जो हमने पहले बनाया था, है ना। इसे हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड नहीं बोल सकते हैं ना, पर ये कुछ है, जो भी कंपाउंड है मैंने एक इमेजिनरी कंपाउंड बना लिया है, तो वही है। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई। दूसरा पॉइंट सुनना बेटा, अगर जैसे कोई कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, और यहां पर हमने CH3 लगा दिया, यहां पर CH2OH लगा दिया, यहां पर OH है, यहां पर H है। ध्यान से देखना, अब ये पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एम्स के एग्जाम में आपसे एक बार पूछा गया है, एल सेरीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको। एल सेरीन, कैपिटल एल सेरीन, सेरीन इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। तो जब हमें एल सेरीन का एग्जांपल या स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है विद कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, तो उसके लिए ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक आप सब जानते थे कि अगर हमारे पास कहीं ऐसी कंडीशन है, ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, सबसे नीचे वाले कार्बन पे हम देखेंगे OH और H को, अगर ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कैपिटल डी फॉर्म होगा, ऐसा देखेंगे। ये आपको अभी मैंने सिखाया। अब अगर ऐसा कोई कंपाउंड है बेटा जिसमें OH भी प्रेजेंट हो और साथ साथ में एक और ग्रुप प्रेजेंट हो, एक और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसे हम बोलेंगे NH2। क्या क्या बोला मैंने, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें NH2 भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, दो के दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम यहां पर OH को भूल जाएंगे और हम प्रेफरेंस किसको देंगे, NH2 को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सपोज दैट यहां पर मैंने लिख दिया है NH2, यहां पर H लिखा है, यहां पर OH, यहां पर H लिखा है। ठीक है, तो नॉर्मल अभी हमने जो रूल सीखा उससे ये सीखा कि यार ये पहला कायरल कार्बन है, भूल जाओ, दूसरा कायरल कार्बन है, भूल जाओ, तीसरा कायरल कार्बन है, हाँ इसकी बात करेंगे। इसमें OH कहां पर है, राइट हैंड साइड, H कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया, कैपिटल डी फॉर्म, है ना। यही समझ में आ रहा है ना।
ठीक है। लेकिन बेटा जब भी आप ये आंसर देने जाओ एक बार प्लीज जरूर चेक कर लेना कि क्या इस कंपाउंड में OH के अलावा कहीं NH2 ग्रुप भी है। जैसा कि इसमें दिख रहा है हमें कि इसमें NH2 भी है और OH भी है। जैसे दोनों ग्रुप होंगे तो आप OH को भूल जाओगे और किसको याद रखोगे? NH2 को। क्लियर? अब बताओ, अगर अब फिर नॉर्मल रूल लगाओ। नॉर्मल रूल क्या है? जैसे OH राइट हैंड साइड था, H लेफ्ट हैंड साइड था, इसे कैपिटल D फॉर्म बोलते थे, वैसे ही अगर NH2 राइट हैंड साइड हुआ, H लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो कैपिटल D बोलोगे। बस OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2 और कुछ नहीं करना है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर NH2 है, लेकिन बताओ राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है? क्या नाम रखें इस कंपाउंड का? कैपिटल L की कैपिटल D? जल्दी जल्दी आंसर करना। क्या नाम रखा जाए इसका? कैपिटल D नाम रखें कि कैपिटल L नाम रखें? थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे, मुझे भी थोड़ा समझ में आ जाए कि चीजें आप तक पहुंच रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं। NH2 राइट हैंड साइड होता तो जैसे OH राइट हैंड साइड होता था, है ना, वैसे अगर NH2 राइट हैंड साइड होता तो कैपिटल D बोलते। लेकिन जब OH की जगह हम NH2 को रेफरेंस दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, और NH2 लेफ्ट हैंड साइड है, NH2 कहां है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल L फॉर्म बोलेंगे। बस सिंपल, इतना और कुछ नहीं। ठीक है, ये बेसिक चीज मैंने आपको इसे समझाने के लिए लिख लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। ठीक है, कैपिटल D कैपिटल L आप सब बता लोगे, उससे पहले मैं एक और नॉमेनक्लेचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं आप सबके सामने। आइए देखिए, एंजॉय करते हैं। अब हमारे पास, मैंने अभी आपको सिखाया ना कि 4 टाइप का नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। स्मॉल d स्मॉल l which is depends on directly the polarimeter and the second one is RS configuration which is exactly depends on CIP rule. Third one is, तो इंपॉर्टेंट वन इज कैपिटल D कैपिटल L, है ना। और कोई पूछे कैपिटल D कैपिटल L में क्या है? कैपिटल D कैपिटल L क्या ये डेक्स्ट्रो और लिबो रोटेटरी है? बोल देना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बोले क्या कैपिटल D कैपिटल L लाइट के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है? आप मना कर देना, बिल्कुल नहीं, है ना। कोई पूछे कैपिटल D कैपिटल L तो फिर सच में क्या है? तो आप बोले ना, देखो यार, ग्लिसरॉल्डिहाइड की एक स्ट्रक्चर होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करते हैं किसी भी गिवन स्ट्रक्चर को। अगर उस ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को वो रिप्रेजेंट करती है तो भाई हम बोल देते हैं कैपिटल D है, या उसी से मतलब हम कंपेयर करके कैपिटल D कैपिटल L का नाम रखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बताना। अब अगला नॉमेनक्लेचर और लास्ट नॉमेनक्लेचर सिस्टम आता है इराइथ्रोज और थ्रियोज। अब पहली बात सुनना बेटा, इराइथ्रोज और थ्रियोज दोनों के दोनों ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से? इराइथ्रोज और थ्रियोज, ये दोनों के दोनों नॉमेनक्लेचर सिस्टम ओनली एप्लीकेबल तभी हैं, ओनली एप्लीकेबल व्हेन 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। कितने कायरल कार्बन होंगे? कम से कम 2 कायरल कार्बन होंगे, तभी आप इराइथ्रोज और थ्रियोज नाम के नॉमेनक्लेचर सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो। होता क्या है? बहुत सिंपल होता है यार, अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वो इराइथ्रोज होगा, और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड हो जाए तो थ्रियोज होगा। मेरी बात जल्दी जल्दी, सब लोग जल्दी जल्दी मेरी बात रिपीट करो अपने अपने आप में। क्या बोला मैंने? सेम ग्रुप सेम साइड हो तो इराइथ्रोज होगा, और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड चले जाएं तो थ्रियोज होगा। कितना आसान हो गया, है ना। और देखते हैं कितना आसान हुआ। यहां पे देखो, OH और OH दोनों सेम साइड हैं, है ना। तो अगर हमने क्या सीखा? सेम ग्रुप सेम साइड, ये क्या कहलाएगा? इराइथ्रोज। क्या कहलाएगा? इराइथ्रोज। सिंपल है बेटा, जल्दी से बोलो। सबको सिंपल लग रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां तक? क्लियर हो रहा है? क्योंकि आगे जो भी एग्जांपल की सीट में देने वाला हूं, या नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है, उसमें यही सारे बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं, और आपको फटाफट से कैपिटल D कैपिटल L इराइथ्रोज और थ्रियोज नॉमिनेशन करना है, और वो तब कर पाओगे जब इस चीज को आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, अब चलो फटाफट से देख लो बेटा, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखो, लास्ट वाले कायरल कार्बन पे चलो। OH कहां है? राइट हैंड साइड। H कहां है? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल D फॉर्म। फिर दो ग्रुप सेम साइड हैं, इस वजह से क्या बोलेंगे? इराइथ्रोज। तो दोनों मिलाकर के इसका नाम क्या पड़ गया? D इराइथ्रोज। एग्जैक्टली, समझ में आ गया सबको? फिर यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी दो ग्रुप सेम साइड हैं, है ना। दो ग्रुप सेम, हमने अभी क्या बोला? दो ग्रुप सेम साइड हो, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वो क्या कहलाएगा? इराइथ्रोज कहलाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद देखो,
फिर दूसरा वाला पॉइंट हम देखते हैं, अगर हमारे पास OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया और H राइट हैंड साइड आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल L फॉर्म बोलेंगे। तो इस तरह से ये L इराइथ्रोज हो गया। चलो दूसरी साइड आ जाओ। ठीक है, यहां पर देखो सेम ग्रुप कहां पर है, जल्दी बताओ सेम ग्रुप कहां पर है, ऑपोजिट साइड है। और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड चले गए तो इसे क्या बोलोगे, थ्रियोज बोलोगे। क्लियर। दूसरी चीज देखते हैं, यहां पे हमारे पास OH कहां पर है, राइट हैंड साइड, H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल D बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया डी थ्रियोज। क्लियर। इसका भी नाम आप देख सकते हैं, कैपिटल L क्यों बोल रहे हैं इसे, बोलो। कैपिटल L बोलने के पीछे रीजन क्या है, OH हमारा कहां आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, और H कहां है, राइट हैंड साइड। दूसरी चीज, दो सेम ग्रुप कहां पर चले गए, ऑपोजिट साइड, इस वजह से क्या नाम पड़ गया इसका, थ्रियोज। तो ये थ्रियोज और जो भी कैपिटल डी कैपिटल एल वाले फॉर्म थ्रियोज हैं, ये एक दूसरे के इनैंसियोमर्स होते हैं। कोई पूछे इनैंसियोमर्स क्या है तो क्या जवाब दोगे, इनैंसियोमर्स आर मिरर इमेजेस विच कैन नॉट सुपर इम्पोज, है ना। इनैंसियोमर्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होती हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ना। इसको देख के घबराना नहीं है, जब आपको क्लास के बाद PDF मिल जाएगी तो उस PDF का यूज करके आप अपने आप से ये ट्राई करना कि क्या मुझे कैपिटल डी कैपिटल एल थ्रियोज और इराथ्रोज देखना आया या नहीं आया, सिंपल है ना। नेक्स्ट स्लाइड सेम टू सेम उसी के लिए है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्पेशली मेंशन करना चाहता हूं। जैसे आप यहां पर देखें बेटा, इसको देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, ये एल एलानीन का एग्जाम्पल है। अब पता नहीं कुछ बच्चों को हो सकता है एलानीन ना मालूम हो, आगे आने वाले अभी जो कुछ स्लाइड्स होंगी हम उसमें आपको एलानीन भी सिखाएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है, घबराए नहीं, बस साथ बनाए रखें। ठीक है, सब कुछ आपके लिए है। देखें, अब हमारे पास ये एलानीन है बेटा, कैपिटल L एलानीन लिखा है यहां पे। कैसे हो गया ये कैपिटल L, कैसे नाम पड़ा इसका बताओ। क्या यहां पर OH लेफ्ट हैंड साइड है, नहीं। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको कैपिटल D कैपिटल L देखना है तो आपको दो चीजें देखनी होती हैं, या तो मॉलिक्यूल में OH और H का कॉम्बिनेशन हो, या तो NH2 और H का कॉम्बिनेशन हो। और अगर किसी भी कंपाउंड में NH2 और OH दोनों प्रेजेंट हो तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, NH2 को प्रेफरेंस देंगे। और NH2 किस साइड है अपने, NH2 अपने लेफ्ट हैंड साइड है। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होता तो इसे कैपिटल L बोलते, वैसे ही NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे कैपिटल L बोल रहे हैं, है ना। तो सिंपल इसका हमने नाम क्या रख दिया, कैपिटल L। इसी तरह ये सारे नाम पड़े हैं। और ये जो एग्जांपल मैं बोल रहा था आपके, ठीक है, ये एम्स एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पूछा गया था कि विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ L सेरीन, है ना। L सेरीन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी ग्लूकोज और कैपिटल L ग्लूकोज, क्या लगता है बता लोगे, जल्दी बताओ बेटा। पॉसिबल है, इजी है ना। फटाफट से सब देखते रहो, ठीक है, बहुत जल्दी अपन अच्छे से समझने वाले हैं सारी चीजें। ये डी ग्लूकोज है, ये कैपिटल L ग्लूकोज है, सही लिखा है। बहुत सारे यहां पर कायरल कार्बन है, देखो कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है। अच्छा, हमें किसको देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मान लो मैं मानूं कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, बताओ कैपिटल टी कैपिटल L देखने के लिए किस कायरल कार्बन को हम प्रेफरेंस देंगे, कहां से देखेंगे, जल्दी बताना बेटा। 1 2 3 4 मैंने आपके सामने लिख दिया है, किस कायरल कार्बन को हम रेफरेंस फॉर्म में रखेंगे कैपिटल डी कैपिटल L देखने के लिए। जल्दी 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 थोड़ा फास्ट टाइप कर दें, मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। फोर्थ वाले को देखेंगे, बिल्कुल हम क्या बोलेंगे, सबसे लास्ट वाले को, बहुत अच्छा, लास्ट या फोर्थ वाले को देखेंगे, जहां पर OH कहां पर है, राइट हैंड साइड है, H कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, कैपिटल D बनेगा। ठीक है, बाकी ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो आगे अभी क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजों से गुजरेंगे, जैसे इपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या है, इनवर्ट शुगर क्या है। 4 वर्ड हम लोग और सीखेंगे फटाफट से, इपीमर, एनोमर, म्यूटा रोटेशन और इनवर्ट शुगर क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इपीमर की, है ना। बहुत सरल भाषा में समझना, पहले इसको नहीं पढ़ना है आपको, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी मेरी बात समझना है बस। क्या लिखा है यहां पे, हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ठीक है।
यहां पर CHO, यहां पर भी CHO, ठीक है, यहां CH2OH, यहां CH2OH, यहां OH और H, यहां पर भी OH और H, बिल्कुल सब ओके है। यहां पर HOH, यहां पर भी HOH, ये भी ओके है, सब कुछ ओके है। फिर प्रॉब्लम क्या आ गई अचानक से? प्रॉब्लम यहां आ गई, देखो सारी के सारे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था सब सेम जा रहा था बेटा, लेकिन एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस आ गया। एक ऐसा कायरल कार्बन मिला जहां पर OH और H जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड थे वो आपस में चेंज हो गए, है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर में जब हमारे पास दो स्ट्रक्चर जहां पर सारे अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, बस बट किसी एक कार्बन पे, किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज दिखे, उसे हम क्या बोलेंगे? इपीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इपीमर बोलेंगे। ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे? इपीमर। लेकिन 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 अगर इसी दोनों स्ट्रक्चर में ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, ध्यान से सुनना, अगर किन्हीं भी दो स्ट्रक्चर में ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज स्पेशली फर्स्ट कार्बन पे आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनोमर। समझ में आ गया? इपीमर और एनोमर क्या होते हैं? किसी भी कार्बन पे, किसी भी एक कार्बन पे चेंज आ जाए तो इपीमर है, लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आए तो उसे एनोमर बोलते हैं। क्लियर? आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, क्या सारे इपीमर एनोमर हैं? नहीं। बोलो जरा, सोच के बोलो, क्या सारे इपीमर एनोमर हैं? इपीमर का मतलब क्या होता है? किसी भी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, बस ये इपीमर है। किसी भी कार्बन पे वो सारे के सारे इपीमर हैं, लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन पे होगा तो वो एनोमर है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल एनोमर्स आर इपीमर बट ऑल इपीमर्स आर नॉट एनोमर। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी बताना बेटा, सब लोगों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई? नहीं, दोबारा बताना है। सब ओके हो गया ना? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारे पास एनोमर आ गया, है ना। मैंने आपसे बता दिया कहां पर चेंज आएगा बेटा? केवल फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, कहां पर आएगा? फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा, बस। अब जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देख लें, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ठीक है, देखिए आराम से, जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। यहां पर सिक्स्थ कार्बन पे आप देखिए सेम। देखिए फोर्थ कार्बन पे OH नीचे है, फोर्थ कार्बन पे OH नीचे है। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है। सेकंड कार्बन पे OH नीचे है, सेकंड कार्बन पे OH नीचे है। ठीक है, इधर देखो, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने में। क्या है? फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे है और फर्स्ट कार्बन पे OH कहां चला गया? ऊपर चला गया। इसे नीचे और ऊपर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि हाँ डायरेक्शन चेंज हो गई यहां पर, है ना। और ये जो डायरेक्शन चेंज हमें दिख रही है वो भी स्पेशली कहां पर? फर्स्ट कार्बन पे। एग्जैक्टली इसी इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को आपस में क्या बोलेंगे? एनोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर चेंज होगा तो एनोमर होगा, और इंक्लूडिंग फर्स्ट कार्बन किसी भी कार्बन पे होगा तो इपीमर होगा। तो क्या ये इपीमर का भी एग्जांपल है? जल्दी बताना बेटा, क्या ये इपीमर का भी एग्जांपल है? यस और नो? आप जल्दी से रिप्लाई करिए, यस और नो। इज दिस ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इपीमर? क्या ये इपीमर का भी एग्जांपल है? थोड़ा जल्दी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी ना, फास्ट आंसर करें, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये इपीमर का भी एग्जांपल है। क्लियर? एनोमर तो है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे चेंज है, लेकिन किसी भी कार्बन पे चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है फर्स्ट पे हो, किसी पे भी चेंज हो जाए तो उसे इपीमर बोलते हैं। तो ये इपीमर का भी एग्जांपल है, एनोमर का भी एग्जांपल है। इस तरह हमने क्या सीखा कि ऑल एनोमर्स आर इपीमर्स। ठीक है, ऑल एनोमर्स आर इपीमर्स। तो ये एनोमर हो गया। आपने क्या सीखा? इपीमर क्या होते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा सीखा आपने एनोमर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल म्यूटा रोटेशन। अब हमारे पास है, ठीक है। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? कुछ खास नहीं यार, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट था, है ना। आपने देखा कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वो लाइट को मान लो कि x डिग्री रोटेट कराता था, लेकिन जब हमने उसको वाटर में घोल दिया, क्या कर दिया? वाटर में घोल दिया, पानी में उसको घोल दिया, या किसी सॉल्वेंट में उसे डाल दिया, या एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, ऐसी कंडीशन में उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, उसका जो नेट रोटेशन था, वो चेंज हो जाएगा। बस इसी चीज को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब हम आगे बेटा, फंडामेंटल्स बेसिक हो गए खत्म। अब आपका शुरू हो रहा है एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो अब हम बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स में हमारे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है अमाइनो एसिड्स,
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। इतनी सारी चीजों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट से। ये जितनी भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं, है ना, जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिख रही हैं, सारी के सारे स्ट्रक्चर्स आपके डेली लाइफ में, आपके लिविंग सिस्टम को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना, रेगुलेट करने के लिए हर हाल में जरूरी हैं। इनके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हो, है ना। इनकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी, ठीक है। ये बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहां पर डायग्राम्स बना दिए हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। अब सवाल ये बेटा, इसका नाम कार्बोहाइड्रेट कहां से पड़ गया? क्या सोच के इसके मम्मी पापा ने इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रख दिया? ये सोचने वाली बात है। तो इसका नाम क्या रखा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन। यानी कि अगर हम किसी कार्बन को हाइड्रेट कर दें या किसी कार्बन के कंपाउंड में या कार्बन में हम वाटर डाल दें, उसे कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। देखो, इसका हमने क्या लिया? कार्बन ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने क्या लिया? कार्बन ले लिया और इसमें क्या मिला दिया? वाटर। क्लियर? ध्यान से देखना बेटा, क्या कर लिया हमने? इसमें वाटर मिला दिया। अगर हमारे पास X कार्बन था, हमने Y वाटर मिला दिया। बस यही तो इसका जनरल फॉर्मूला है। देखो कितना आसान है इसका जनरल फॉर्मूला, है ना। किसी भी बायोमॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला कितना आसान है। कोई पूछा अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो क्या एग्जांपल दोगे? कार्बोहाइड्रेट कैसे ऑब्टेन करते हैं हम? कार्बन के हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर को ऐड करना, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। तो जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग ये होती है, पर उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है अभी के लिए, है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब सबको समझ में आ गया बेटा? ये क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। दिस इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपसे कहा कि आपने कार्बन में वाटर मिला दिया, X कार्बन लिया आपने, Y वाटर मिला दिया, तो ये इसका क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला बन गया। प्राइमरली अगर हम बात करें तो ये बेटा बनता कहां से है? प्लांट से बनता है। एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की है। आपको अगर ये आपने पढ़ लिया, जो आपके सामने प्रोवाइडेड पीडीएफ है, जो आपको अभी क्लास के बाद मिल जाएगी, है ना, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक लाइन को मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आगे है, फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आप कैसे पहचानते हो? अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, या कई सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जो एल्डिहाइड या कीटोन एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप रखता हो, साथ में कई सारे उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हों, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, हैविंग कायरल कार्बन, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट, ओके। ऐसे किसी भी कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन और सच में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, है ना, टेस्ट में स्वीट होते हैं, जैसे शुगर। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या बोलते हैं? सैकेराइड भी बोल देते हैं, क्योंकि सैकेराइड का मतलब होता है सैकरॉन, सैकरॉन मतलब होता है शुगर, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके सामने सारे के सारे एग्जांपल एक बार में दिख जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं भाई, सब लोग मिलजुल के साथ देते हैं एक दूसरे का और इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली बेटा हम लोगों ने दो पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सेगमेंट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया है, या मतलब डिवाइड किया है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, सुनो, आप ना कार्बोहाइड्रेट के नाम पे बहुत कुछ खाते हो, दिन भर में बहुत कुछ खाते हो। मेजर जो फूड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट में, वो आपका क्या है? स्टार्च। क्या है? स्टार्च, है ना। स्टार्च के साथ साथ आप बहुत सारे, जैसे आप शुगर भी यूज करते हो, आपने मिल्क का यूज किया तो आपने मिल्क शुगर का भी कंजम्पशन किया, है ना।
आपने ग्लूकोज को भी डायरेक्टली लिया, आज तो ग्लूकोन डी पी रहे हो तो डायरेक्टली आप ग्लूकोज का भी बॉडी में कंजम्पशन कर ही रहे हो, है ना। आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों ना खा लो, काम एक कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, और जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है। किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यही तो डाइजेशन है बेटा, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था बायोलॉजी में, है ना। और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें ब्रेक होना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारा ब्लड उस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात ना? उस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करने लायक हमारी बॉडी है, ठीक है। जैसे आपने स्टार्च खाया, स्टार्च फाइनली जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाकर के एक्टिव और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़े होंगे उनके थ्रू जाकर के ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी कॉम्प्लेक्स आपने मान लो कि इसके अलावा जैसे सपोज दैट कोई और किसी तरह का, जैसे आपने ग्लाइकोजन का कहीं किसी को यूज हो जाए, ग्लाइकोजन फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मान लो किसी ने माल्टोज का यूज कर लिया, ठीक है, किसका? माल्टोज का। तो माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, तो वो भी फाइनली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अब सुनना, एक जो यूनिट है इनकी ना, जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है उसे हम सैकेराइड बोलते हैं। अगर उसका नंबर 1 है तो मोनोसैकेराइड, अगर उसका नंबर 2 है तो डाइसैकेराइड, इसी तरह ट्राई, टेट्रा, या हम सिंपली बोलें तो पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब मल्टीपल यूनिट्स या मेनी ऑफ यूनिट्स, है ना, बस ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो आइए देखिए, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सबसे सिंपलेस्ट यही होगा, क्या बोल सकते हैं इसे? सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड ही होंगे, ठीक है। और इनके एग्जांपल में जैसे ट्राइओजेज, टेट्राओजेज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टलोज, ठीक है, हेप्टोजेज। ट्राइओजेज का मतलब 3 कार्बन, टेट्रा मतलब 4 कार्बन, पेंटा मतलब 5 कार्बन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, हेप्टा मतलब 7 कार्बन। और ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर IUPAC नेमिंग में पढ़ रखा है। ट्राइओजेज का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो भी आपने पहले पढ़ लिया, कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोजेज का एग्जांपल है इराथ्रोज और थ्रियोज, जो पीछे आपने पढ़ लिया नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। पेंटोज का एग्जांपल राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, जो कि सुगर्स हैं, जो कि यूज होती हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में, है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है वो इन्हीं को समर्पित है ना, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आगे हेप्टोज का एग्जांपल है स्यूडोहेप्टुलोज। अगर कोई पूछे क्या एग्जांपल याद करना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी देखो हेप्टा आ रहा है, इसमें भी हेप्टा है, तो अगर आ भी गया तो कर लोगे, बिल्कुल वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। कभी नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के लिए वो 4 मार्क्स बर्बाद नहीं करेगा कि स्यूडोहेप्टुलोज का एग्जांपल कौन है, और आपने लगा दिया और अरे वाह 4 नंबर मिल गए, ऐसा इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। अब डाइसैकेराइड के एग्जांपल होते हैं 3, कौन कौन से? सुमाला। कौन कौन से एग्जांपल है बेटा? सुमाला, ठीक है, ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। डाइसैकेराइड मतलब जब इनको हम ब्रेक करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट हमें मिलेगी, ठीक है। आइए देखते हैं, अब सुक्रोज जो है बेटा वो मिलता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, तो माल्टोज किससे मिलेगा? इससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। क्या बोला मैंने? डाइसैकेराइड जो होते हैं उनके 3 एग्जांपल हैं, सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज 2 कंपोनेंट का बना होता है, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है, एक का नाम फ्रक्टोज है, एक का नाम ग्लूकोज है। इसी तरह जो सबसे लास्ट वाला है लैक्टोज, जिसे कि हम मिल्क सुगर बोलते हैं, जो कि मिल्क में पाया जाता है, वो उसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो बीच वाला जो है वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज, है ना, ये हो गया, जिसे कि हम बेसिकली फ्रूट सुगर भी बोल देते हैं। सुक्रोज को केन सुगर, इसको फ्रूट सुगर, इसको मिल्क सुगर, ठीक है, ये सिंपल नेम ऐसे ही हो गया। आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, एक ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है बेटा फ्यू, क्या होता है? फ्यू। और पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, फ्यू और मेनी। तो अगर कुछ सैकेराइड, कुछ मोनोसैकेराइड मिल करके कोई स्ट्रक्चर बना लें तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। रेफिनोज उसका एग्जांपल है, जो कि आपको याद नहीं करना है। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल, यानी कि जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड होंगे, उनका एग्जांपल 2 है, एक होमोपॉलीसैकेराइड, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड।
होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब यह होता है कि अगर एक ही मोनोसैकेराइड मल्टीपल टाइम रिपीट होकर के कोई स्ट्रक्चर बना ले तो वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाएगा, और अगर मोर देन वन टाइप के मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर के एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाए तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहलाएगा। मैंने हेटेरोपॉलीसैकेराइड का जानबूझ के एक भी एग्जांपल नहीं लिखा क्योंकि आपके दिमाग में बात जाए ही ना जो आपको याद करना भी नहीं है ना। होमोपॉलीसैकेराइड का नाम होमो क्यों पड़ा पता लग गया ना, क्योंकि सिंगल मोनोमर यूनिट रिपीट्स मल्टीपल टाइम, है ना, उसकी वजह से सब बनता है। और एग्जांपल जितने भी इसमें है चाइटिन को छोड़ करके, चाइटिन वैसे है भी, आपने पढ़ा होगा फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। और काइटिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक एंजाइम का यूज करते हैं काइटिनेज, जो आपकी बायोटेक में पढ़ा होगा, बायोलॉजी बायोटेक में, है ना, उस काइटिनेज की हेल्प से हम डाइजेस्ट करा देते हैं उसकी सेल वॉल को, वहां पढ़ा होगा। इन्युलिन रूट ऑफ डहेलिया से निकाला जाता है, डहेलिया एक प्लांट होता है उसकी रूट से निकाला जाता है, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्स और सिलेबस में तीन ही है, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, तो आपको उतने पे ही कॉन्सेंट्रेटेड रहना है ना, इन तीन पे, ठीक है बेटा, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। तो जल्दी बताओ बेटा, सबको क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट का बेसिक ये जो क्लासिफिकेशन है सबको क्लियर हो गया? ओके है, मैं आगे बढ़ सकता हूं? फटाफट से बोलो। आप थोड़ा, हम थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगे लेकिन आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। हाँ या ना में जवाब दें। आपको अभी तक की क्लास समझ में आ रही है? सब लोग खुश हो? कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी भी तरह की छोटी मोटी दिक्कत आप फट से बोल दो, है ना, पर थोड़ा फास्ट रिप्लाई कर दो, मैं आगे बढ़ूं, है ना। सब ओके है? सब सही जा रहा है? स्पीड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को बहुत फास्ट लग रहा हो, किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, किसी को मेरी आवाज ही समझ में ना आ रही हो, किसी को ये बोल रहा हूं कि सर थोड़ा साफ बोलने की कोशिश करो आप, है ना, स्पीच थेरेपी वगैरह लेने के लिए अगर सजेस्ट करना हो मुझे तो वो बता दो। ऑल ओके? चलिए, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम दो और तरीके से मतलब एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करेंगे और ये है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो उसके लिए हमें यह समझना है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा, अभी फटाफट से याद हो जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप हो। अब सवाल आता है यार कीटोनिक ग्रुप का फ्री होने का क्या मतलब है? आगे जैसे ही बेटा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज की दो तरह की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरी पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो फ्री नहीं रह पाएगा। यार साइकिल बनेगी तो एक दूसरे से लिंक होना पड़ेगा ना, इसमें तो छोटी सी बात है ये, है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फेलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। अच्छा कोई बताओ ये फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट है क्या? ये अपने आप में क्या है? तो फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, चूंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और ये उनको रिड्यूस करेगा। तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर ये उनको रिड्यूस कर दे तो रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं कर पाए तो नहीं है रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, सिंपल, है ना। अच्छा सुनो, अब कैसे याद रखेंगे? अभी मैंने आपको सिंपल शुगर बताया, सिंपल शुगर में कौन कौन सा एग्जांपल बताए थे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल कौन कौन से थे? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड, दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड, ठीक है, जितना भी अपने पास है दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड बेटा रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और डाइसैकेराइड में हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था? सुमाला पढ़ा था ना डाइसैकेराइड में, सुमाला। सुक्रोज को छोड़ के बाकी दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है, याद हो गया। दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हैं और डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़ के बाकी दोनों माल्टोज और लैक्टोज क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर हैं। बस खत्म हो गया, है ना। रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का भी फंडा क्लियर हो गया। अब बेटा सुक्रोज के बारे में बड़ी बातें आती हैं, सुक्रोज के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे वो बोलेंगे सुक्रोज इज, आपको बताना होगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इनवर्ट शुगर। क्या बताना होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इनवर्ट शुगर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास ये है, ठीक है। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो मैंने एनसीईआरटी की लाइन लाइन से उठा करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि आपको लाइंस के बीच में वो खो ना जाना पड़े, भटक ना जाना पड़े। यार एक एक लाइन मार्क कर रहे हैं, मार्कर चेंज करना भूल गए, पूरे बुक रंग चुकी है, लेकिन ये नहीं पता चला कि सच में इंपॉर्टेंट क्या क्या है और छूट क्या क्या रहा है। तो मैंने सारी चीजें समराइज करके आपके सामने नोट्स में डाल दी हैं, आप यहां से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आसानी से आप एक एक चीज करके समझ सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ग्लूकोज नेचर में नॉर्मली कंबाइंड स्टेट में दो तरह का पाया जाता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अर्थ पे, है ना। अब ये सब बच्चे मैंने देखा है, बच्चे बहुत ज्यादा इसको याद करते हैं, अर्थ पे कौन है, बॉडी में कौन है, लिविंग सिस्टम में कौन है, यहां कौन है, वहां कौन है। अरे भैया इतना नहीं देखना होता है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन लोग नॉर्मली रटने वाले क्वेश्चन, इनके नंबर बहुत कम होते हैं, तो घबराने की बात नहीं इतना सब पढ़ने की, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है, जो भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा, और इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, है ना। जब किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, तो कभी कभी सीवियर डिहाइड्रेशन में हम लोग डेक्सट्रोज वगैरह भी ड्रिप के जरिए बॉडी तक पहुंचाते हैं। हाँ, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट और हनी में प्रेजेंट होता है, और इसे ग्रेप शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने मार्क कर दिया, ग्रेप शुगर को इनसर्कल कर दिया, तो आप बस उसको रटने बैठ जाओ, घोटने बैठ जाओ, अरे यार ग्रेप शुगर कौन है ये बता के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चन प्लीज नहीं आते हैं, है ना। तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस ये लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये मोनोमर है किसका किसका, ग्लाइकोजन का, स्टार्च का, सेलुलोज का। और मैंने अभी आपसे बताया था ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड हैं, पॉलीसैकेराइड है। और उसमें भी कैसे पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड है। कैसे हैं बेटा, होमोपॉलीसैकेराइड हैं। तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये सब के सब होमोपॉलीसैकेराइड हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। मैंने आपसे ये भी बताया कि यही तीनों आपके सिलेबस में है, और तीनों का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है यार, है ना। आसानी से हम चीज सीख सकते हैं। सुक्रोज पे चले बेटा, तो सुक्रोज को हमने केन शुगर बोला, टेबल शुगर बोला। देखो बेटा, एक आता है टेबल सॉल्ट, क्या होता है, टेबल शुगर क्या होती है। टेबल का मतलब यह होता है कि आपके खाने के टेबल पे आमतौर पे क्या मिलता है ना। तो अगर मैं पूछूं आपके टेबल पे NaCl रखा रहता है कि KCl रखा रहता है, तो आप बोलोगे नहीं पोटेशियम क्लोराइड नहीं यार, सोडियम क्लोराइड हमारे टेबल पे होता है, खाने के टेबल पे। तो टेबल सॉल्ट का नाम क्या होगा, NaCl। टेबल शुगर, सुक्रोज रखी रहती है हमारे खाने के टेबल पे, तो सुक्रोज ही टेबल शुगर होगी। तो ऐसी चीजों पे रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, आगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पिछली स्लाइड में आप देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, यहां ये लिखना है डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। क्या लिखना है, डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। जो आपको PDF फाइल मिलेगी वो एडिट कर दूंगा मैं उसमें, शायद मैं भूल गया लिखना। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है बेटा, जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई, या सबसे हम बोले कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है नेचुरल शुगर में, तो आप क्या नाम लोगे, फ्रक्टोज। इसकी स्वीटनिंग इंडेक्स 170 होती है, आपको बेसिकली फिर से डेटा याद नहीं करना। लैक्टोज नाम से ही लग रहा है ना, कि मिल्क शुगर होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्च कहां पर पाया जाएगा, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड प्लांट का है। हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन एनिमल स्टोर करते हैं और स्टार्च प्लांट स्टोर करते हैं। तो जब हम कोई भी प्लांट ओरिजिनेटेड कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन उनका करते हैं, तो बेसिकली हम स्टार्च को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम क्या मतलब, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी बॉडी, ठीक है। और डाइटरी लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स यही है, ठीक है। कोई बात नहीं, डाइट में ज्यादातर हम यही लेते हैं। अब आपको बताओ बेटा, ऐसी लाइन क्या सोचने की जरूरत है पढ़ने के लिए, ये तो नॉर्मल बात है कि यार हम प्लांट बेस्ड है मोस्टली, है ना। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो 100% नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो बेसिकली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वेजिटेरियन है। और अगर आप इस पे डिपेंड होते हो तो आप प्लांट ओरिजिनेटेड चीजों का कंजप्शन करते हैं, और इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्टार्च का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सेलुलोज पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एक्सटेंसिवली इन प्लांट्स एंड इन द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेलवाल बनाने का काम करता है सेलुलोज, इस वजह से। ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे प्लांट में स्टार्च जाकर के स्टोर होता है, वैसे ही एनिमल के केस में ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहां कहां स्टोर हो सकता है, लिवर में, मसल में और ब्रेन में, ठीक है। अब एक चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताएं ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं, ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं, जल्दी बताएं। किसे पता है बेटा, ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े।
नाम पता है किसी को ब्रेन शुगर का नाम? मतलब बेसिकली ब्रेन की सेल्स के पास जो एनर्जी को सोर्स लेके जाती है ना, या जिसके यूटिलाइजेशन से, एसिमिलेशन से एनर्जी मिलती है ब्रेन सेल्स को, उसका नाम, चलो नहीं पता है तो नोट कर लेना आप, गैलेक्टोज को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज नोन एज ब्रेन शुगर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा और देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने कहा ना एनसीईआरटी के की पॉइंट्स है, मैंने अलग अलग से लिख लिए हैं। एक सेकेंड, तो फिर से वही आ गया। ठीक, प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का। ठीक है, और ये भी पॉलीमर होता है किसका? अमाइनो एसिड का। और उसमें भी कौन सा अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड का। सेलुलोज कहां प्रेजेंट होगा बेटा? बैक्टीरिया और प्लांट की सेल वॉल बनाएगा ये। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आप जानते हो स्वीट टेस्ट में होगी। ठीक है, नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे अभी सीखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं पाया जाता इस वजह से। टायरोसिन जो है बेटा, टायरोसिन सबसे पहले कहां से निकाला गया था? चीज से निकाला गया था। ठीक है, मायोसिन मसल में प्रेजेंट होता है और ये सारी लाइंस एनसीईआरटी की हैं, मैंने पहले आपसे बता रखा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने तो कभी थी ही नहीं, या थी तो एक साथ नहीं थी, आप आसानी से यहां से देख सकते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं, मोस्ट नेचुरली अकरिंग जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, वो अक्सर एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। ज्यादातर ऐसे अमाइनो एसिड जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, यानी कि ऑन कंपैरिजन देन ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला फॉर्म जो पहले अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखा है। केराटिन प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होगी? हेयर में, ऊल में और सिल्क में। ठीक है, आपके जो बाल हैं उनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाएगी। फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम कौन कौन से हैं? ये वाइटामिन हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, फैट सोल्यूबल हैं, और हमारी जो सेल वॉल बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड की बनी हुई है। तो इजीली ये जाकर के हमारी एडिपोज टिश्यूज में या लिवर में स्टोर हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन वो होते हैं जो बी ग्रुप के जितने वाइटामिन हैं, बी ग्रुप वाले मतलब बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12 ये वाले, और वाइटामिन सी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हो गए खत्म। अब हम चलते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया? ग्लूकोज की प्रिपरेशन। ठीक है, चलो ग्लूकोज की प्रिपरेशन में हम लोग देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम दो मेथड है हमारे पास बनाने के लिए, एक तो हम सुक्रोज से बना सकते हैं और दूसरा हम किससे बना सकते हैं? स्टार्च से। ठीक है, किससे किससे बना सकते हैं? सुक्रोज से बना सकते हैं और स्टार्च से बना सकते हैं। अगर आप स्टार्च से बना रहे हो, चूंकि अभी आपने पढ़ा बेटा कि स्टार्च सबसे ज्यादा पाया जाता है, सारे लगभग जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ओरिजिन में स्टार्च बहुत सारा पाया जाता है। इसका मतलब अगर आपको कमर्शियल प्रोडक्शन करना हो, पहले वर्ड कमर्शियल का मतलब समझ लें। बहुत सारी जगह आपको यह वर्ड पढ़ना पड़ेगा कि कमर्शियल का मतलब क्या होगा। तो कमर्शियल का मतलब यह होता है बेटा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्लांट बेस्ड हो जाएं, आपको आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी। तो स्टार्च या सेलुलोज हम ले लें, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दें, थोड़ा सा एसिड इस्तेमाल कर लें, ग्लूकोज मिल जाएगा। सुक्रोज में भी थोड़ा वाटर डालिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल जाएगा। ठीक है, क्या आपने पूछा ग्लाइकोजन किस चीज के बारे में? अच्छा, ग्लाइकोजन के बारे में कुछ बताया नहीं मैंने, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बस आगे आइए, ये देखते हैं कुछ यहां पर रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज के बारे में दी गई हैं। ठीक है, जैसे पहली रिएक्शन है HI की रिएक्शन, और ये आपके रिसेंटली आपके नीट के एग्जाम में आई हुई रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपके नीट के एग्जाम में आई हुई है अभी जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये नीट के एग्जाम में आई हुई है, मैंने आपसे बताया अभी। अब पहले इस बात को समझे बेटा, HI है क्या? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है, ये क्या करती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कब बोलते हैं? अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्चुअली हम रिडक्शन टर्म देते हैं। अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन का ऐड होना यानी कि हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो HI क्या करती है बेटा? यहां पर देखो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड O था, ये CHOH है, ये CHOH है,
यहां पर भी CHOH है ना, और एक और CHOH, और नीचे है CH2OH। ध्यान से देखना HI का फंक्शन कैसे है, और जो फंक्शन मैं यहां बता रहा हूं वही फंक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रहे आपका। अब क्या होगा बेटा, यहां पर दो बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है। नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। अगर आप ये देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको क्या मिल गया, आपको मिला ऊपर CH3, देखो क्या मिल गया, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और नीचे CH3। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक चेन में लगे हुए हैं, तो इसे क्या बोलोगे, नॉर्मल हेक्सेन। क्या नाम देंगे हम लोग, नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, बहुत अच्छे से याद रहे, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसा कि आपको दिखाया गया है। वो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी बॉन्ड मिलता है उसको ऐसे ही ब्रेक करेगा जैसा आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये HI का प्रोसेस ऑफ एक्शन हो गया कि ये ऐसे काम करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। यहां पर NH2OH है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, सपोज दैट अपने पास कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, मतलब इसके दो एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। दो तरह के एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से, अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से अमोनियम डेरिवेटिव, अमोनियम डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और कोई Z लगा दिया। Z क्या है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी XYZ ग्रुप है ये, तो अब इसका नाम क्या हो गया, NH2Z। अगर ये रिएक्शन होती है तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। ठीक है, यही बनेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, जो भी Z होगा। आओ देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर NH2OH जोड़ा, तो सबसे पहले आप देखो Z क्या रहा है, यहां पे NH2, यहां पर लगा दिया हमने OH, OH को Z मान लो, है ना। और यहां पर क्या है, CHO, CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O। तो प्रोडक्ट इन दोनों के रिएक्शन का क्या बनेगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, N लगा देंगे, लगा दिया, और Z क्या है, OH। तो देखो C डबल बॉन्ड NOH बन गया। आराम से देखो, शायद समझ में आ जाए यार। ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, ये आपने अमोनियम डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ाया गया होगा आपको कहीं ना कहीं, है ना। उसी चीज को बस हमने रिपीट किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक और तरीका हो गया। ठीक, अब दूसरा चलते हैं HCN के बारे में। HCN बहुत सिंपल है, देखो बेटा ये C डबल बॉन्ड N है, यहां पर N जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड, यहां पर दो बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। जब पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाह रहा होगा। और लेना कौन चाहता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव लगेगा, कार्बन पे पॉजिटिव लगेगा। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन HCN से करा दूं तो CN तो नेगेटिव होता है, H तो पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव होता है तो ये इससे जुड़ जाएगा, सॉरी ये C डबल बॉन्ड O है, सॉरी यहां पर हाँ O है, तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे लग जाएगा। ठीक है, सिंपल देखो तो आप यहां पर ये रिएक्शन यही हुई है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं ब्रोमीन वाटर। तो पहले आप ब्रोमीन वाटर का काम समझ लो। ब्रोमीन वाटर होता क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन बेटा ये प्रॉब्लम इसकी ये है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी होते हैं ये केवल वन स्टेप का ऑक्सीडेशन कराते हैं। वन स्टेप का ऑक्सीडेशन का मतलब एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में, सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे एसिड में सिर्फ,
मतलब वन स्टेप का ऑक्सीडेशन ये करा देते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखो आपके पास क्या है, ये CHO, ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, मतलब ये ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहेगा यहां पे CHO, तो इसको इन्होंने कन्वर्ट करा दिया COOH में। ठीक है, बाकी और सब कुछ सेम रहा और इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, फिर यहां पर हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप ये जानते हैं कि जब हमारी रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहां पर देखोगे कितने अल्कोहल ग्रुप हैं, 4 अल्कोहल ग्रुप यहां पे है, 1 अल्कोहल ग्रुप यहां पे है, तो टोटल 5 अल्कोहल ग्रुप हैं। तो 5 जगह पे देखो एस्टर बन गया, है ना, 5 पोजीशन पे देखो एस्टर लग गया। क्लियर? अब ये HNO3 आ गया। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये CHO को भी और एल्कोहल को भी, किस तरह के एल्कोहल को, प्राइमरी एल्कोहल को और एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। और दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया, ऊपर नीचे दोनों जगह हमें COOH मिल गया। इसी को हम साइक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बताओ बेटा, बोर तो नहीं हो गए, ऊब तो नहीं गए, ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो, है ना? क्या कुछ गेन हो रहा है पिछली क्लासेस, पिछली इंफॉर्मेशन से, है ना, जो अभी तक आपने सीखा है, क्या कुछ आप नया सीख पा रहे हो, कुछ हेल्पफुल है कि नहीं है, बस इतना बताओ, है ना? सब ओके है अभी तक? कोई बोर हो रहा हो, कुछ परेशान हो रहा हो तो पानी पी लो, है ना, पास में पानी रखो, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करते रहो, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर होंगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर करा ही दूं किसी भी हाल में, है ना। सब हो रहा है सही, सब सही है, सबको समझ में आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? सही है, आगे बढ़े हम लोग। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, ये बात पे फोकस करना बेटा, ठीक है, मैं बार बार इसकी बात पूछ रहा हूं इसीलिए। ठीक, चलिए, अगर सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है मैंने, ये रिएक्शन कहीं भी आपके एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, कहीं नहीं दी गई एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन आपके नीट के एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिंपल इतना पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से फिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल का कितने मोल रिएक्ट करेंगे तब जाकर के ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? एक ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने में कितने फिनाइल हाइड्रोजीन के मोल की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ओसाजोन। क्लियर? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और आंसर क्या रहेगा, 3 मोल। ये दिख रहा है सबको, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अभी तक हमने जो पढ़ा बेटा, ये एक ओपन चेन की रिएक्शन थी। आपने देखा ना ग्लूकोज की हर जगह कैसी स्ट्रक्चर थी, ओपन चेन, एक चेन स्ट्रक्चर थी, है ना, ओपन चेन थी। कहीं पर साइकिल आपने नहीं देखा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई हो, कुछ रिंग बन गई हो, ऐसा नहीं देखा आपने, है ना बेटा। तो वो उतनी सारी जो स्ट्रक्चर पढ़ी उनके बिहाफ पे आपने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली, ठीक है, सब हो गया। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे सामने, है ना, ये बहुत सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जैसे एक आध में एग्जांपल दे रहा हूं, सारा तो नहीं बताऊंगा। लिखा है डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaSCO3। ठीक है, तो ये NaSCO3 के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, जबकि इसे बनाना चाहिए था। अब आपको लग रहा होगा यार ये NaSSO3 कहां पड़ा है ना, अब ऐसा कुछ लग रहा होगा। ये भी चीज हमने एल्डिहाइड और कीटोन के साथ पढ़ी है, एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। बट ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या होगा, एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ देखेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर देखेंगे। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैसे एक ग्लूकोज ओपन चेन के अलावा साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पता नहीं शायद ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये वाला पॉइंट आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अपन को, ठीक। तो इस बारे में देखते हैं। एक सेकेंड।
परेशान मत होना, बस एक सेकंड रुक जाओ, सब हो रहा है। हाँ, तो यहीं थे ना हम लोग। ठीक, देखो बेटा, तो होता क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, जिसमें हमें पता है कि ऊपर CHO ग्रुप लगा है, नीचे CH2OH लगा है ना। 4 ऐसे कार्बन हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे कार्बन है जो कि कायरल कार्बन है, ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास ये 5th कार्बन है, कौन सा, जो हमारे पास 5th कार्बन है, ये वाला, ठीक है। अब आप देखो 5th कार्बन पे क्या लगा था, OH लगा था। इसका जो H है वो यहां से निकलता है और इस C वाले का, ऊपर वाले जो एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, उससे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही जुड़ेगा, ठीक है, यहां से जुड़ने की वजह से अब आप देखोगे ये क्या था, C डबल बॉन्ड OH था। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा HC, और यहां पर क्या लग जाएगा, OH हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नीचे तक एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होगा, एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन होंगे। ये कार्बन आउट ऑफ द साइकिल बाहर निकला होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है एक ओपन चेन का, साइक्लिक में कन्वर्जन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। आपसे कोई पूछे कि होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो 5th कार्बन होता है ओपन चेन का, वो उसका जो OH वाला ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप का हाइड्रोजन एल्डिहाइड से जाकर के जुड़ जाता है। इस तरह से एक ओपन चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतनी सी बेसिक बात करनी है, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये दो तरह की स्ट्रक्चर मिली, एक का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, एक का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और लेकिन यहां पे प्लस लगा है और कैपिटल डी लिखा है, यहां पर कैपिटल डी लिखा है और प्लस लगा है, ठीक है। ये प्लस का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा, ये प्लस का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया था। प्लस का मतलब क्या होता है, स्मॉल डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। क्या हो गया, स्मॉल डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को इस सॉल्यूशन से गुजारा जाएगा तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी, सिर्फ इतना बताती है, ठीक है। कैपिटल डी क्यों लगा है, तो आप आसानी से बता सकते हो, कैपिटल डी इसलिए लगा है क्योंकि OH जो है वो राइट हैंड साइड है और H जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बिहाफ पे लगा है, ठीक है। फिर बात आती है कि अल्फा और बीटा क्यों लगा है, तो सिखा तो मैं यहां से भी सकता हूं, लेकिन अगली स्ट्रक्चर से सीखेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा अपना, है ना। वैसे आप देख लीजिए, यहां पर ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट कार्बन है। एक सेकेंड, हाँ, अब देखो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे OH इधर है, H इधर है। ये फर्स्ट कार्बन है, यहां OH इधर आ गया, H इधर आ गया। तो फर्स्ट कार्बन पे आप देखो क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो गया। बाकी किसी कार्बन पे आपको चेंज दिख रहा है बेटा, बताओ, फर्स्ट कार्बन के अलावा क्या किसी बाकी कार्बन पे चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलो, बाकी किसी कार्बन पे हमें चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और अभी हमने पीछे क्या सीखा था बेटा, जब कभी भी दो स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हो जाता है तो उन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। तो एक्चुअल में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हो गए, एनोमर हो गए। अब आपको पता है नीट और जेई के एग्जाम में कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, है ना, मिनिमम 5 टाइम्स तो पूछा ही गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में किस चीज के एग्जाम्पल हैं। और आपको क्या आंसर देना है, बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमर। क्लियर, किसके एग्जाम्पल है बेटा, एनोमर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, देखो यहां पे ये जो है बेटा, ये पायरान जो है इसे हम हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हावर्थ, पर जाने दो, नाम को जाने दो, हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या बोलते हैं क्या नहीं, ठीक है। काम की बात समझना इसमें क्या होती है, काम की बात यह है कि अगर कोई स्ट्रक्चर, अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर टोटल 6 मेंबर से बनी हुई हो, कितने मेंबर से बनी हुई हो, 6 मेंबर से बनी हुई हो, और जिसमें कि 5 तो कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो,
क्या हो, 5 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइरॉन। क्या बोलते हैं, पाइरॉन। और पाइरॉन से डिराइव्ड यानी कि उसी की तरह दिखने वाली या उसी से डिराइव होने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर होंगी सबको पाइरानोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाइरानोज बोलेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो यहां पर आप देखो पाइरॉन दिख रहा है सबको, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 5 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर पाइरॉन से डिराइव हुई है, ये भी पाइरॉन से डिराइव हुई है, इसलिए इसका नाम पाइरानोज, इसका नाम भी पाइरानोज पड़ेगा। क्लियर। फिर अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, पीछे क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि यहां पर हमें फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज दिखेगा, बाकी सारे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना। और आपने ये भी पढ़ा था कि एक CH2H जो नीचे, आपको पता है ना बेटा, पांचवां कार्बन CHO से मिलता था ना, तो नीचे वाला CH2H तो बचा ही रहेगा। तो देखो नीचे वाला CH2H यहां निकला हुआ है, यहां निकला हुआ है ना। बस इतनी सी बात है। अब जल्दी से आप दोनों के बारे में देख लो, आपको आसानी से चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है दोनों में, है ना। फर्स्ट कार्बन पे आपको दिख रहा है ना साफ साफ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज दिख रहा है ना। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, एनोमर हो गए। कौन कौन से, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा अभी पीछे लिखा था अल्फा डी ग्लूकोज, अब लिख गया पाइरानोज। बेटा अब जो ग्लूकोपाइरानोज लिखा है, एक्चुअल में पाइरानोज इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ पाइरॉन। बस इतनी सी बात दिखा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये हो गया, ग्लूकोज का सारा काम खत्म हो गया, कुछ पढ़ने वाली ऐसी चीजें नहीं है, जितना आपने समझ लिया इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। तो एक बात ये बताओ आप लोग, क्या इतनी क्लास यहां तक रखें, कल स्टार्ट कर लें? अगर आप मतलब एग्री कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं एक दिन में पूरा कंप्लीट ना कराया जाए, है ना, तो क्योंकि चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग चलेंगी तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर आप लोग एग्री कर रहे हो कि यहां से आगे कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज हम आज ही कंप्लीट कर लें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मेरी तरफ से सब ओके है, बस आप उबे ना, क्योंकि मेन है क्लास खत्म कराना, मेन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आ जाए, है ना, आपको चीजें याद हो जाएं। अभी चूंकि इसमें पीछे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, AIEEE के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, NCERT के, एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस स्लाइड में। ठीक है, तो अभी वो भी करना है हमको। ठीक है, तो आप जैसा बताओ, आपको लग रहा है कि नहीं अब इसके आगे कल कर ले हम लोग, जिससे कि हमें याद हो जाए, इसी कंसंट्रेशन के साथ हम बैठ सकें, तो आप बता दो जल्दी से। सब लोग भाई रिस्पॉन्ड करो, है ना, सबको बोलना है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी सुननी पड़ती है ना, और सबकी सुननी भी चाहिए। नेक्स्ट संडे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट संडे कंप्लीट करने में। मेरे हिसाब से कल परसों में, हाँ कल कंटिन्यू कर लें तो कैसा रहेगा। ठीक है, अब तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग ना, आप बोल सकते हो, बोलो कैसा रहेगा। क्योंकि बेटा मैं कोई भी चीज ना ऐसे जल्दबाजी में पढ़ा करके ये बोलना कि नहीं यार अपनी तरफ से तो हो गया बाकी तुम देख लो, तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं है, और ऐसे में मेरे पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है ना। कल कंटिन्यू कर लें, सब लोग एग्री कर रहे हो। अच्छा, मैंने आपको अभी अभी अपने टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप इसको फॉलो कर लें, है ना, खुद को ग्रुप में ऐड कर लें। ठीक है, हाँ अब बिल्कुल कल हम लोग पूरी तैयारी के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ पानी वगैरह लेके बैठना। कल वाली क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि PDF बहुत अच्छी बनाई है मैंने, कंटेंट वाइज ऐसा है कि आपको दोबारा ना NCERT पढ़ना है, ना कोई अनसॉल्व लगाना है, आपको क्लास के बाद कुछ भी नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि इन्हीं स्लाइड में है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी पूरा का पूरा रिवीजन करना है, जो कि एक साथ करना है ना। तो अभी इतनी सारी चीजें हैं, और मुझे लग रहा है जल्दबाजी में करा के हो सकता है कि ये फिर सेशन का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, है ना। हाँ सेम टाइम पे बेटा
ठीक है, ग्रुप में मैंने लिंक सेंड कर दी है, सब लोग उस लिंक को फॉलो करो। ठीक है, सेम टाइम पे कल हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। ओके, और इसको कंप्लीट करते हैं। डन, एग्री कर रहे हो सब लोग? तो आज की क्लास कैसी रही? अभी तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ इंफॉर्मेटिव रही है ना? जो नए लोग हैं वो भी जरा रिस्पॉन्ड करें, है ना? अच्छा लगेगा कि आप जब बात करोगे, अपनी बातें आप कहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए, है ना? ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा बेटा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये क्लास आपके लिए है ना, और आप अगर समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए यूजफुल है, तो ये हम दोनों के लिए रेलिवेंट हो गया, हम दोनों का मतलब टाइम सही गया, है ना? ठीक है, समझ में आया अभी तक का सब कुछ पक्का? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम आई हो, तो वो डिस्कस कर सकता है कि मुझे इस सेक्शन में ऐसी दिक्कत आई, या मुझे नहीं समझ में आया, या किसी और तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी ने कोई टेक्निकल इश्यू किसी ने फेस किया हो, तो वो प्लीज बताए, है ना? बस ये 2 मिनट की बात और बची है, 2 मिनट में आप डिस्कस कर लें, बाकी सब ओके है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा आपके नीट से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट या आपको जो टफ लगने वाले केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं, सबका रिवीजन कराऊंगा, सारे चैप्टर्स का, पूरी केमिस्ट्री का। और सेम चीज बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए भी अगर आप ग्रुप पर ये पोस्ट करेंगे कि इन इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो हम उन उन टॉपिक्स के क्लासेस रखवा के आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के, है ना? हाँ, नहीं ज्यादा टाइम गैप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब लाइव क्लासेस, हाँ थोड़ा फ्रीक्वेंट लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आदर्श कुमार कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुभम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। नहीं रे, सब मैंने बोला ना कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, है ना? ऐसा भी तो करना है ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और उसके टाइम लिमिट में आपको बेहतर क्लासेस भी देनी है, रिवीजन भी कराना है, तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको ज़्यादा टाइम लैग ना हो, टाइम पे चीज़ें हम खत्म कराएं, और पक्का मैं करूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए आप लोग जाइए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, है ना? यानी कि कल सेम टाइम 7 PM। तब तक के लिए आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना? कोई भी, जितने भी लोग क्लास में हैं, कोई भी मिस ना करें उसमें। ठीक है, ओके बेटा, चलो फिर सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा, लैंडस्केप में नहीं आ रहा है, ठीक है यस, कल मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, ये नहीं होगा अगली बार। ठीक है, कुछ ना कुछ करवाता हूँ मैं, पक्का। बाय बाय बेटा। किसी को और कुछ कहना है, कोई अपने मन की बात, है ना? क्लास में पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर के, किसी को पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ना हो, तो वो ग्रुप पे मैसेज करे। ठीक है, हम लोग वहीं कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, जितना आप वोकल बनेंगे, जितना आप एक्सप्रेसिव बनेंगे, जितना आप अपनी बात मेरे सामने कह सकेंगे, और मैं उसको सुन करके डिकोड करके आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा, हम दोनों के लिए ये सिस्टम उतना ही बेहतर काम करेगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ सबको बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखिए, कल फिर हम सेम टाइम पे मिलते हैं।